नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुलियारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में जो हमारे रीट एसएसटी के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित होते हैं। आज फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज जो अपने प्रश्न है वो कक्षा 3 से लेकर के 10 तक की जो अपनी किताबें हैं यानी आरबीएससी की जो बुक्स हैं उन पर आधारित है। दोस्तों, कुछ एक दिन अपने उन प्रश्नों को देखेंगे। और वैसे तो अपने काफ़ी क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं, मैं उन क्वेश्चनों को शामिल नहीं करूंगा जो पीछे पूछे जा चुके हैं या बिल्कुल ही साधारण से प्रश्न है। जो अच्छे प्रश्न बनते हैं उन सभी की अपनी बातें आगे करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आरबीएससी में अभी जो सिलेबस जोड़ा गया है तो वो एनसीईआरटी वाला ही है। तो जो टोटल सिलेबस हो सकता है उस सभी में से आपके लिए कुछ प्रश्न को जो है आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा और आगे भी आप इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी इसे लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो डेली आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर भी साथ साथ में शेयर करते रहिएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान से किस धातु का आयात करते थे? हमें ये बताना है। ये 4 धातु हमारे सामने है, तांबा है, सोना है, चांदी है और टिन है। यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो ओमान से किस धातु का आयात किया करते थे? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा ताकि हम देख सकें आपने क्या सीखा है और आपने क्या याद किया है। चलिए चेक करते हैं। सही आंसर हमारा है वो नंबर 1 है, यानी तांबे का जो है आयात कहाँ से किया करते थे? ओमान से किया करते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, धोलावीरा जो नगर है उसे कितने भागों में बांटा गया है? हमने ये देखा था, आप जब पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता के जो हमारे नगर है सामान्यतः 2 भागों में बंटे हुआ करते थे, एक नगर और एक दुर्ग हुआ करता था। कुछ एक अपवाद भी हैं। इसी तरह का यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने है, धोलावीरा नगर जो है उसे कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। बड़ा आसान सा और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी धोलावीरा नगर जो है उसे 3 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या कहा जाता था? दोस्तों, ऋग्वेद काल की अपने बात कर रहे हैं, उस समय जनता या जो पूरा समुदाय हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था? विश कहा जाता था, दस्यु कहा जाता था, आर्य कहा जाता था या फिर पुरोहित कहा जाता था? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? चलिएगा चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। क्या कहा जाता था दोस्तों? विश कहा जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए हम इस शब्द को काम में लिया करते थे ऋग्वैदिक काल में। सोम क्या है दोस्तों? सोम किसे कहते हैं आपको बताना है। सोम जो शब्द है उसे आप क्या समझते हैं? सोम एक पौधा हुआ करता था, एक वेद हुआ करता था, एक शहर हुआ करता था या किसी धर्म का नाम है? सोम क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर और सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आपको कमेंट करना है उसी के बाद में आपको पता चलेगा सही आंसर आपको आता था या नहीं आता था। चलिए, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। चेक करें। सही आंसर हमारा नंबर 2, सोम क्या है? एक पौधा। वैसे भी आपने ये शब्द सुना होगा, सोमरस है ना, ये एक पेय पदार्थ के रूप में ऋग्वैदिक काल में उपयोग हुआ करता था। अगला हमारा प्रश्न है, महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? देखिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कर तो कई प्रकार के थे, लेकिन हमसे पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा हुआ करता था? फसलों पर लगाया गया कर, कारीगरों पर लगाया गया कर, व्यापारियों पर लगाया गया कर या फिर आखेटकों पर लगाया गया कर? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा सही आंसर है वो है नंबर 1। जो टैक्स फसल पर लगाया जाता था वो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, यहाँ हमें बताना है मगध की शुरू में कौन सी राजधानी बनी थी। पाटलिपुत्र थी,
दिल्ली थी, प्रयाग थी या फिर राजगृह थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका सिलेबस पूरा हो गया होगा, है ना, तभी तो आप टेस्ट दे रही हैं। अगर आप नहीं भी किया है तो हमारे चैनल के ऊपर पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज अवेलेबल है और सारे के सारे नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो बताइएगा दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा। चलिए चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा है नंबर 4 राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी हुआ करती थी दोस्तों? राजगृह हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगले प्रश्न की। वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? वैशाली किस राज्य की राजधानी हुआ करती थी? मगध की, अवंती की, अंग की या फिर वज्जी की? वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? क्या है सही आंसर? कमेंट करिएगा, तभी अपने को पता चलेगा आता है या नहीं आता। दोस्तों कमेंट जरूर किया कीजिएगा, हमेशा आपसे कहता हूँ, चाहे आपको नहीं आता, गलत आता है तो भी करें। गलत किया हुआ सही हो जाएगा, अभी हो जाएगा, वरना फिर परीक्षा में गलत होगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4 वज्जी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? आपको बताना है किस भाषा में दी थी दोस्तों। हिंदी में दी थी, संस्कृत में दी थी, प्राकृत में दी थी या फिर पाली में दी थी? बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी दोस्तों, आपको बताना है। क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। कौन सी भाषा में दी थी? प्राकृत के अंदर दी थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई थी दोस्तों? अभी जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं आपको बताना है ये किस स्थान पर लिखी गई थी। वैशाली में, वल्लभी में, सारनाथ में, वल्लभी में या फिर कुशीनारा में? कहाँ पर लिखी गई थी जैन धर्म की शिक्षाएं? फटाफट से बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। तो दोस्तों मेरा सही आंसर है वो है नंबर 3 वल्लभी में। किस स्थान पर लिखी गई थी दोस्तों? वल्लभी के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था कौन सा हुआ करता था? उज्जैन था, पाटलिपुत्र था, सांची था या फिर तक्षशिला था? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग कौन सा हुआ करता था? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करें और चेक कर लेते हैं। सही आंसर है हमारा नंबर 4 तक्षशिला हुआ करता था। अगला हमारा प्रश्न है जातकों का संकलन किसके द्वारा किया गया? जातक जो रचनाएं मिलती हैं, साहित्य मिलता है, कथाएं हैं वैसे तो ये, तो उसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? जैन भिक्षुओं के द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा या फिर ब्राह्मणों के द्वारा या ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं क्या है सही आंसर हमारा। तो वो है नंबर 2 बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संकलन किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क के द्वारा, चाणक्य के द्वारा, अश्वघोष के द्वारा या श्री सप्तकर्णी के द्वारा? बुद्ध चरित्र की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 अश्वघोष। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आपको इनमें से बताना है कौन सा वो चीनी यात्री है जो भारत आया था। फाशियन, श्वेंतसांग, इत्सिंग या फिर उपयुक्त सभी? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4 उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं वो भारत आए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न है ऐहोल किनकी राजधानी थी? पल्लवों की, चालुक्यों की, सातवाहन की या फिर गुप्त वंश की? ऐहोल किनकी राजधानी हुआ करती थी? क्या है सही आंसर? चेक कीजिएगा। तो वो है हमारा नंबर 2 चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी ऐहोल। तो ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या फिर हर्षवर्धन? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 हरिसेन।
इलाहाबाद परिसंधि की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? हरिशेन के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है सरकारी स्थानीय सरकारें, यहाँ सरकारें कर लीजिएगा, सरकार जो है वो स्थानीय स्तर पर भी काम करती हैं। जहाँ स्थानीय शब्द का तात्पर्य क्या है, यानी स्थानीय सरकार जब हम कहते हैं, एक शब्द आपके सिलेबस में है स्थानीय सरकार, है ना। जब हम स्थानीय सरकार लिखते हैं तो यहाँ पर इस स्थानीय शब्द का तात्पर्य क्या होता है? ग्राम या शहर, पूरा राज्य, पूरा देश या फिर दो राज्य? क्या है सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, ग्राम या शहर से, है ना। स्थानीय शासन का मतलब ग्राम स्तर पर शासन और शहर स्तर पर शासन। अगला हमारा प्रश्न है एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक वयस्क जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में होता है, किसका सदस्य होता है? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो वयस्क है, जो वोट डाल सकता है और उसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में है, ऐसा व्यक्ति किसका सदस्य होता है? ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का या फिर जिला परिषद का? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 1 ग्राम सभा का, क्योंकि ग्राम पंचायत में तो देखिए पंच, सरपंच आदि आते हैं जिनका चुनाव होता है, पंचायत समिति के सदस्यों का भी चुनाव होता है, जिला परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होता है, लेकिन ग्राम सभा जो है उसका वोटर जो है वो वहाँ का उसका सदस्य होता है। अगला हमारा प्रश्न है वार्ड सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का कितना हिस्सा होती है? यानी इतने आदमी तो बैठक में आने ही चाहिए वार्ड सभा की जब भी बैठक होगी। 1/10, 1/3, 2/10 या फिर 2/5? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1 है। 1/10 जो है वो गणपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था त्रिस्तरीय ढांचे के कार्यों का उल्लेख किया गया है। कितने कार्यों का उल्लेख किया गया ना? त्रिस्तरीय जो ढांचा है उसमें कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? 25, 28, 29 या 31? यानी पंचायती राज को कितने कार्य करने होते हैं? तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, 29 विषय होते हैं, 29 कार्य करने होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जो आज का अंतिम प्रश्न भी है, आसान भी है। गांव का एक किसान है हमारे पास में और उस किसान के खेत का रिकॉर्ड किसके पास में मिलेगा? आपको बताना है। तहसीलदार के पास में, जिला अधिकारी के पास में, पटवारी के पास में या सरपंच के पास में? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी का सही होगा। तो दोस्तों चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा है नंबर 3, पटवारी के पास में। वहाँ का जो पटवारी है उसके पास में होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में सीखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को बताना जरूर, उनके साथ में शेयर किया कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें, नोट्स वगैरह, करंट अफेयर्स आपको वहाँ पर मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।